हेलो, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ रंजन और ये स्टैटिस्टिक्स की थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो देखें, यहाँ पे समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप सब लोगों के लिए आज एक सजेशन दूंगा। सब लोगों के कॉन्सेप्ट समझने की स्पीड थोड़ी अलग होती है। जैसे कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी है, तो आप लोगों को लगता है कि वीडियो का पेस स्लो जा रहा है, तो आप यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्डिंग फीचर का यूज करा करो। यहाँ पे सेटिंग में जाना है और आपको यहाँ पे प्लेबैक स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 1.25x, 1.5x, 1.7x, 2x। आप जैसे अगर 1.5 कर देते हो स्पीड थोड़ी, तो स्पीड की थोड़ा पेस बढ़ जाएगा, तो आप अपने हिसाब स्ट्रीम से माइनर एडजस्ट कर काफी सकते एंड हैं। तक जा चुके हैं और इंडस्ट्रीज भी आजकल खुल के अगर सपोर्ट आपको कर कोई भी रही है स्पीड कि कम वो लगती भी है, तो आप इसको एनहांसमेंट 2 चाहती पे है कर इनमें। सकते हैं। और एल्गोरिदम इतने एडवांस हो गई है स्टैटिस्टिशियंस की आप हेल्प कोई से भी कंटेंट जो भी मिस नहीं होगा, और भी ज्यादा क्योंकि इम्प्रूव होती जा रही है वीडियो और थोड़ी ऊपर से लेंथी है, तो टेक्नोलॉजी ये सपोर्ट है, हर यूज कोई रिसर्च करें। कर सकता है, हर कोई अपनी रिसर्च कर सकता है। चलिए तो अब ये वीडियो फील्ड के लिए स्टार्ट बहुत करते अच्छा हैं। आज अपॉर्चुनिटी का बन रही टॉपिक, और अब बात हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा की। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा अभी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसको हम सिग्मा कहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है सारी इंडस्ट्रीज में। क्यों? इसमें आपने कभी सुना होगा कि 6 सिग्मा बेल्ट, 4 सिग्मा, कुछ कंपनीज होती हैं जो 4 सिग्मा पे काम करती हैं, कुछ होती हैं जो 6 सिग्मा पे काम करती है। अब ये है क्या 4 सिग्मा और 6 सिग्मा? अब यहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं, जिसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और बेल कर्व भी कहते हैं। बेल कर्व तो बहुत ही फेमस नाम है इसका, बहुत जगह सुना होगा। तो ये बेल कर्व बनता कैसे है? अब यहाँ पे हमारा ये जो बनता है, इसको हम एक फंक्शन कहते हैं। अब ये उस फंक्शन का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू 1/सिग्मा। सिग्मा हमारा होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पीछे निकाला है, √2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस म्यू। एक्स हमारी एक्चुअल वैल्यू और माइनस म्यू हमारा, म्यू हो गया हमारा मीन। मीन अपॉन में 2 सिग्मा स्क्वायर, फिर सिग्मा हो गया हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी हर एक वैल्यू आती है हर सिग्मा पे। तो वो इस वैल्यू पे यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ बनता रहता है। तो ये जो ऊपर की ये है, ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो डेटा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो इतनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.4 तक होती है। आधी प्रोबेबिलिटी 0.5 इधर होती है मीन की, और आधी हमारी इधर होती है, क्योंकि आधी डेटा मीन के इस साइड में होता है और आधा डेटा मीन के इस साइड में होता है। जो हमारा सेंट्रल वाली लाइन है, उसे हम कहते हैं मीन। जो हमारा आइडल ग्राफ बनेगा, अगर एकदम अच्छा डेटा मिला है, सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो बीच में होगा, वहीं पे मीन होगा, वहीं पे मीडियन होगा, वहीं पे मोड होगा। तो हमारा जब आइडल केस होगा, बट आइडल केस नहीं होता है, तो हमेशा यहाँ पे हमारा मीन तो हमें मिल जाता है, क्योंकि मीन हम सबसे पहले यहाँ पे यही मीन ही निकालते हैं। मीन के बाद ही हम बेल कर्व बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे मीन हो जाता है। और उसके बाद मीन के बाद हमारा ये ग्राफ बन जाता है, ये वैल्यू लेके y का फंक्शन यूज करके हम यहाँ पे ये ग्राफ हमारा बन जाता है। अब इस ग्राफ में हम इसको मीन के, हमारी एक सिग्मा की वैल्यू निकलती है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हमारा यहाँ पे 1 सिग्मा हो जाता है मीन के लेफ्ट हैंड साइड में, और मीन के राइट हैंड साइड में हमारा 1 सिग्मा हो जाता है। तो 1 सिग्मा हमारे यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर उसके बाद उसी सेम गैप में 2 सिग्मा हो जाता है, और फिर यहाँ पे 3 सिग्मा, और ऐसी लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अब ये जाता तो 6 सिग्मा तक, और ये भी यहाँ पे भी 6 सिग्मा तक जाता है। बट हम अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं जो हम आइडल कंडीशंस होती हैं 2 सिग्मा में। अब यहाँ पे हम 2 सिग्मा इसको कहते हैं, 1 सिग्मा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इधर और -1 सिग्मा इधर, तो ये दोनों मिलके 1+1 हमारे हो जाते हैं 2 सिग्मा। तो नॉर्मल कंडीशंस में हम ये बोलते हैं कि हमारी जो 2 सिग्मा के अंदर अंदर जो डेटा है, वो 68% आ जानी चाहिए। तो हमारी जो मीन के पास जो डेटा होती है 2 सिग्मा के अंदर, तो हम 2 सिग्मा इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये 2 सिग्मा इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें 1 सिग्मा माइनस मीन के लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, और 1 सिग्मा हमें मीन के राइट हैंड साइड में देखना है। तो हमारा ये हो गया 2 सिग्मा। अब हमारा 4 सिग्मा होगा हमारा मीन से लेफ्ट हैंड साइड में 2 सिग्मा, प्लस मीन से राइट हैंड पे 2 सिग्मा, तो ये हो गया हमारा 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा में हमारी डेटा 95% आ जानी चाहिए। और 6 सिग्मा हो गया हमारा ये वाला 3 ये वाला, और ये 3 वाला, तो ये हो गया हमारा 3 से लेके 3 तक हमारा 6 सिग्मा। अब ये 3 - 3 और ये वाला 3, तो दोनों को 3 को हम प्लस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, माइनस को नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 इधर है और 3 इधर है, तो ये 3 + 3 6 हो गया, 6 सिग्मा हो गया। अब 6 सिग्मा के अंदर हमारी 99.7% डेटा आ जानी चाहिए। अब ये क्या डेटा दिखा रहा है, ये कंसिडर क्या कर रहा है, अब ये बताते हैं। तो ये जो
2 सिग्मा में हमारी 68% डेटा आ रही है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारी 68% जो डेटा होगी वो मीन से बिल्कुल मिलती-जुलती ही होगी, वो मीन के एकदम पास में होगी। तो मतलब मीन हमेशा हम आइडल कंडीशन करते हैं, क्योंकि एवरेज हम हमेशा देखते हैं कि सब चीज़ें एवरेज पे हो, कोई चीज़ कोई ज़्यादा दूर ना हो, कोई उससे ज़्यादा पास, जो कोई एकदम इधर अपोजिट में ना हो और एक उसके प्लस साइड में ना हो, ना कोई डेटा ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो, यहाँ पे हो 5 सिग्मा पे, या कोई यहाँ पे 5 सिग्मा में हो। तो ये बेसिकली एक उसकी एक्यूरेसी डिफाइन करता है। तो अब जैसे कोई कंपनी कहती है कि हम 4 सिग्मा पे काम करते हैं, तो 4 सिग्मा पे काम करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो एक्यूरेसी है, वो कहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 95% होगी, तो 5% हमसे मिस्टेक हो सकती है। अब यहाँ पे जो कंपनी कहती है हम 6 सिग्मा पे काम करते हैं, अब 6 सिग्मा पे काम जो करती है वो कंपनी होती है 99.7% वो कहती है हम एक्यूरेट रहेंगे। अब जितने हाई क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि एयरलाइंस, एयरलाइंस काम करती है 6 सिग्मा में, क्योंकि वहां पे वो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी पॉइंट में भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो एयरलाइंस काम करती है 6 सिग्मा पे, 8 सिग्मा पे, क्योंकि 8 सिग्मा तक आपकी सारी डेटा आ जाती है, उसके बाद तो पॉइंट में बचता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो 6 सिग्मा है ना, उसमें भी 99.7% डेटा आ चुकी है, सिर्फ 0.3% डेटा रहती है। और यहाँ पे 95% कुछ कंपनियां जो होती हैं, टेलीकॉम कंपनी और भी काफ़ी सारी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कहती है कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे हमारा 95% ठीक होगा, 5% डिफेक्ट हो सकता है। तो वो होती है 4 सिग्मा, और बाकी होती है ये 2 सिग्मा। तो ये हमारे 6 सिग्मा, 4 सिग्मा काफ़ी हमारे पूरी मशीन लर्निंग में यूज़ आएंगे, कि हम जब भी ये ग्राफ बनाएंगे, इसी ग्राफ से हम देखते हैं कि हमारी जो डेटा है उसमें स्क्यूनेस है या नहीं है, कर्टोसिस है या नहीं है। हमने यहाँ पे पढ़ी थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन में शेप ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, तो वो हमारी इसी ग्राफ से आएगी। अब ये है कर्टोसिस। कर्टोसिस में क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है उसकी जो टेल है वो कितनी हैवी है, और जो उसकी पीक है वो कितनी शार्प है। अब जो हमारा जो नॉर्मल जो आइडल कंडीशंस होती हैं वो हमारी ये बीच वाली होती है, मीसोकर्टिक। मीसो, अब याद करने का तरीका है, मीसो मतलब मीडियम, मतलब ठीक ठाक। तो हमारा जो नॉर्मल बीच का होगा उसे हम कहेंगे मीसोकर्टिक। तो मीसोकर्टिक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है, ये यहाँ पे याद करने का तरीका है। जो नॉर्मल वाला होता है हमारा मीसोकर्टिक होता है। और जो हमारा लेप्टोकर्टिक होता है उसमें क्या होता है, जो वैल्यूज है बहुत ज्यादा पैक है, मीन के पास ही है। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी टेल हैवी है, काफी उधर नहीं जा रही है, यहीं पे रुक गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूज बहुत ज्यादा पैक्ड है डिस्ट्रीब्यूशन में, एकदम क्लोज क्लोज। वो मीन जो हमारा यहाँ पे बीच में जो लाइन है जिसे हम मीन कहते हैं, मीन के बहुत पास में ही है डेटा, तो इसे हम कहते हैं एकदम पैक है। और ये वाली जो डेटा है, ये वाला जो ग्राफ है जिसे हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं, प्लेटिकर्टिक में क्या है, हमारी डेटा मीन से बहुत दूर है। अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आगे जाके नीचे आएगा, तो ये हमारा प्लेटिकर्टिक होता है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस है। तो ऐसी डेटा हमें कम मिले तो बढ़िया है, क्योंकि इस डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएंस होती है, तो हम इस पॉपुलेशन से सैंपल प्रेडिक्ट कर भी लेंगे, बट उसमें हमारी एक्यूरेसी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है इस डेटा में। तो ये हमारा होता है प्लेटिकर्टिक। तो जो हमारा मेन आइडल कंडीशन होती है वो हमारी होती है मीसोकर्टिक। अब यहाँ पे आती है स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस में जैसे मैंने बताया आपको, आइडल कंडीशन में मीन मीडियन मोड सब हमारा बीच में ही होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इस तरफ भी डेटा सेम है और इस तरफ भी सेम है, तो ये हमारा होता है आइडल कंडीशन। अब हमारी होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस को हम राइट स्क्यूनेस भी कहते हैं। अब इसको राइट स्क्यूनेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्क्यूनेस आती है वो हमारी हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और राइट साइड पे टेल ज्यादा जा रही है, तो इसको पॉजिटिव स्क्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। इसको राइट स्क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी टेल राइट में ज्यादा जा रही है। अब ये वाला नेगेटिव स्क्यूड है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड इसीलिए क्योंकि इसकी टेल लेफ्ट की तरफ जा रही है, और नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती है स्क्यूनेस की। और नेगेटिव इसीलिए भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ होता है, ग्राफ में जब भी लेफ्ट की तरफ जाता है तो हम उसे नेगेटिव ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये नेगेटिव स्क्यूनेस। अब स्क्यूनेस निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा। अब यहाँ पे मीन जब यहाँ पे हमारा बड़ा है, तो जब हम इसको मीन में से मोड माइनस करेंगे तो हमारी ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव में आएगी, क्योंकि जब हमारा मीन यहाँ पे पहले आ रहा है तो मीन हमारा बड़ा है,
तो मीन में से जब भी मोड माइनस करेंगे तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा, इसीलिए हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस माइनस में आएगा। और यहाँ पे हमारा मोड बड़ा है, मीन छोटा है, तो उसमें से जब जाएगा तो हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस प्लस में आएगी। अब यहाँ पे जब हमारी स्क्यूनेस आती है, अगर वो आती है -0.5 से +0.5, मतलब इधर भी 0.5 है और इधर भी 0.5 है, तो मतलब कोई स्क्यूनेस नहीं है। और आती है 0.08 से +0.8, तो थोड़ी स्क्यूनेस है। और अगर -1 से ज़्यादा है और +1 से भी ज़्यादा है तो स्क्यूनेस है। अब ये डिपेंड करता है माइनस में वैल्यू आ रही है या प्लस में आ रही है। अगर माइनस में आ रही है तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो स्क्यूनेस हमेशा हमेशा हमें ठीक करनी होती है मशीन लर्निंग में डालने से पहले, मॉडल डेटा डालने से पहले हमें स्क्यूनेस हमेशा ठीक करनी होती है। अब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर ली, अब आती है बात इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स की। तो सबसे पहले होता है इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस में हम दो चीज लेके रखते हैं, एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस कोई भी टेस्ट करने जा रहे होते हैं, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो हम उसका अपोजिट लेके चलते हैं। नल हाइपोथेसिस मतलब होता है नो चेंज। तो नल हाइपोथेसिस मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो हम हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक अलग ही स्लाइड है, उसमें देखेंगे। तो बस इसमें अभी यहाँ तक ये याद रखिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो चीजें होती हैं, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल मतलब होता है जिसमें हम नेग्लेक्ट करते हैं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम उसको सपोर्ट करते हैं। कोरिलेशन मैंने जैसे बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा आउटपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा इनपुट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट ही आएगा। इनपुट हमारा हो गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस पे हम फॉर्मूलास लगा के, प्रिडिक्टिव सारे मॉडल्स लगा के हम एक निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता है आउटपुट। तो उन दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है वो आता है इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स में। तो कोरिलेशन के फॉर्मूलेज हैं वो मैं आगे वाली स्लाइड्स में डाल दूंगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वही जो ग्राफ होते हैं, काफी टाइप के होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए कैसे हैं, डिस्क्रीट डेटा के लिए कैसे हैं, कैसे बनते हैं। तो बर्नौली, यूनिफॉर्म, पावर, पॉइजन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आते हैं, ये मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। प्रिडिक्शन वही वैल्यू प्रिडिक्ट करना, कॉन्टिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं हम, न्यूमेरिक वाली या कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल प्रिडिक्ट करनी हो, कोई क्लास हमें कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी हो, ये किस कैटेगरी में आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक वो कर सकते हैं। मेकिंग इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस अब यहाँ पे वही हो गया, इनसाइट्स निकालना, उसमें से डिसीजन लेना। तो ये जो सारी चीजें होती है इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स में होती हैं। अब यहाँ पे आती है हमारी, जैसे हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में हमारा कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज होता है, समरी होता है, एनालाइज होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, कंक्लूजन होता है। तो उसमें से एक एनालाइज होता है। अब हम तीन टाइप की हमारी एनालिटिक्स होती हैं। अब जैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिस्टिक्स हमारी होती है दो टाइप की, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। और एनालिटिक्स होती है हमारी तीन टाइप की। पहली है हमारी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम पुरानी डेटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में होता है हम हिस्टोरिकल डेटा को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को देख के मतलब पास्ट की डेटा को प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर में, और फिर हम यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। और तीसरा होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें होता है कि जो फ्यूचर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसको हम अपने हिसाब से बना सके, हमें जैसा चाहिए हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं ये तीनों एनालिटिक्स के हम एग्जांपल देता हूँ। तो पहला एग्जांपल है सेल्स, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सेल्स। तो हम देखेंगे कि पहले हिस्टोरिकल डेटा, लास्ट ईयर सेल्स कितनी गई थी, लास्ट मंथ कितनी गई, उससे पहले मंथ कितनी गई। तो हमने एक हिस्टोरिकल डेटा का पैटर्न देखा, वो पैटर्न पढ़ के, वो पैटर्न एनालाइज करके हम पता लगा लेंगे कि हमारी अगले महीने, अगले साल इतनी सेल जाएगी। तो वो हमने पता लगाया, वो हो गया हमारा प्रिडिक्टिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव हो गया कि हम चाहते हैं हमारी सेल इतनी नहीं और बढ़ जाए।
उसके लिए हमें क्या करना पड़े। तो हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स को हम ऊपर नीचे करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे कि हमारी जो आने वाले टाइम में जो हमारी सेल्स है वो बढ़ जाए। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और लेके बता देता हूँ। जैसे कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, जैसे कोहली ले लेते हैं। कोहली ने लास्ट ईयर कितनी सेंचुरीज मारी हैं, तो वो हमारा हो जाएगा हिस्टोरिकल डेटा। उस हिस्टोरिकल डेटा का पैटर्न समझ के हम ये निकालेंगे कि ये अगले मैच में कितनी मारेगा सेंचुरी, तो वो हो गया प्रिडिक्टिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव हो गया कि ये कितनी सेंचुरी मारे, इसके लिए हमें इसे किस मैच में खिलाना होगा, किस पिच पे खिलाना होगा, किस कंट्री में खिलाना होगा, किस बॉलर के सामने खिलाना होगा। तो ये होता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव कि हमें फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम अपने हिसाब से बना सकें। अब इसमें मैं आपका एक शुगर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसकी हमने डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री देखी, पुराने हिस्टोरिकल डेटा देखी कि उसका शुगर क्या लेवल पे चल रहा था। तो फिर हमने प्रिडिक्ट किया कि इसका अगले महीने बढ़ेगा ही, क्योंकि बढ़ रहा है। अब फिर तीसरा होता है प्रिस्क्रिप्टिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव हम यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं कि डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो हम डॉक्टर कहेगा कि तुम्हें अगर फ्यूचर में ये शुगर कंट्रोल करनी है तो ये चीजें डाइट पे कंट्रोल करो, इस पे करो, ये करो। तो ये उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। तो हमारा ये हो जाएगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कि फ्यूचर जो होने वाला है उसको अपने हिसाब से बनाया जाए। तो ये 3 टाइप के एनालिटिक्स हैं जो हमारी मशीन लर्निंग में यूज होती हैं। अब यहाँ पे सैम्पलिंग, तो सबसे पहले बात यही हुई थी कि पॉपुलेशन में से हमें सैंपल इस तरीके से लेना है कि उसको एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो सैम्पलिंग मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड करी गई है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हर ऑब्जर्वेशन की, हर डेटा की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। फिर दोबारा से, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हर ऑब्जर्वेशन की सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर डेटा की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की इक्वल नहीं होती है। अब यहाँ पे होता है हमारा सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है कि हम कोई भी रैंडम सैंपल कहीं से भी उठा लेते हैं। 10 पे उठा लिया, 20 पे उठा लिया, डेटा होती है, रोज होती है एक्सेल में। तो हमने 10वीं रो उठा ली, 20वीं रो उठा ली। तो ये जो सारी रोज होती हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे एक डेटा है, इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है। तो हर पॉपुलेशन में से हमने कोई भी सैंपल डेटा निकाल लिया, वो होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब यहाँ पे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से हमें सैंपल उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिया की पॉपुलेशन को एक क्लस्टर में बांट देंगे। क्लस्टर कैसे बांट सकते हैं हम? स्टेट वाइज, एज वाइज, सेक्स वाइज, एजुकेशन वाइज। तो इस टाइप के क्लस्टर बांट देंगे। फिर हर क्लस्टर में से एक एक बंदा ले लेंगे। तो वो हमारा पॉपुलेशन का परफेक्ट सैंपल होगा, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉपुलेशन में इतने स्टेट के लोग हैं, इतने सेक्स के लोग हैं, इतनी एज के लोग हैं, इतने एजुकेशन के लोग हैं। तो हम सब में से एक एक ले लेंगे। अब दूसरा आता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या होता है, एक सिस्टम होता है, मतलब एक हमने फिक्स एक नंबर ले लेंगे। जैसे हमने जैसे ले लिया कि एक हाइट है हमारे पास, 4 से लेके 9 हाइट तक लोग हैं। 4 हाइट है, 5 हाइट है, 6 हाइट है, 6 7 है, 7 है, ऐसे करके। तो हमने एक ले लिया कि हमें जो 5 से ऊपर लोग हैं ना, उसमें सैंपल लेने हैं। तो हमने क्या करेगा, 5 का ले लेंगे। फिर एक तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, उसके बाद जो हम सैंपल लेंगे एक फिक्स्ड रेशियो पे लेंगे। जैसे 5 के बाद हम 5 2 का ले लेंगे, एक 5 4 का ले लेंगे, एक 5 6, 2 2 के डिफरेंस में ले लेंगे। बट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसके लिए एक सिस्टम बना दिया जाता है। तो ये होता है सिस्टमैटिक। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी क्लस्टर की ही तरह है। इसमें क्या करते हैं, हम रैंडम स्ट्रेटा बना देते हैं। स्ट्रेटा यहाँ पे होते हैं क्लस्टर, तो उसमें से एक एक सैंपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्लस्टर की होती है। बस स्ट्रेटिफाइड एक फिक्स होता है कि हमें इतने स्ट्रेटा बनाने हैं। एक के वैल्यू हो जाती है, के ले लेते हैं कि हमें इतने इतने क्लस्टर बनाने हैं, फिर उसमें से लेने हैं। अब यहाँ पे दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है हम अपने हिसाब से सैंपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें हर ऑब्जर्वेशन की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती है। तो कन्वीनियंस हम अपने हिसाब से, हमने कोई फंक्शन बनाया है उस हिसाब से हम सैंपलिंग ले रहे हैं। जजमेंटल और प्रोपोसिव। जजमेंटल भी होती है कि हम
जज करके कि हाँ, हमें यार ये जो ये डेटा है ना, हमें यहाँ से अच्छे सैंपल मिल जाएँगे। अब जैसे हम इंडिया के कंट्री में से ढूँढ रहे हैं कि हमें एजुकेशन जो अच्छी एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ के सैंपल चाहिए। तो हम कोई पॉश सिटी उठाएँगे, पॉश कोई एरिया उठाएँगे, जैसे कोई पॉश स्टेट उठाएँगे, तो वहाँ से हम सैंपल लेते हैं। तो ये जजमेंटल है, हमने पहले ही जज कर लिया है कि यहाँ पे है। तो ये सैंपलिंग अच्छी नहीं होती है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स ये होते हैं, अच्छे नहीं होते क्योंकि ये बायस्ड होते हैं। अब कोटा सैंपलिंग की एक कोटा उसकी जो कोटा होता है उसका वेटेज ज़्यादा होता है कि यहाँ पे लेना ही लेना है, तो ये कोटा सैंपलिंग होती है। ऐसी स्नोबॉल सैंपलिंग भी होती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पे 2 बुक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स की और मशीन लर्निंग की। तो ये दोनों बुक वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो करते हैं, इस बुक को पढ़ो साथ-साथ। कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में डालो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो नोटिफिकेशन ताकि इनबॉक्स में आते रहे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, एन्जॉय।